हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग कक्षा 11 के अर्थशास्त्र में इकाई 4 का चैप्टर 1 मतलब उसमें 3 भाग है। पहला भाग पढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकानमी ऑन द इवनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि हम भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली। तो कह रहे 15 अगस्त 1947 को हमको स्वतंत्रता मिली। उस समय हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी? एक उस समय अंग्रेजों का शासन था, भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था। तो इंग्लैंड का उपनिवेश था तो अंग्रेजों ने हमको किस प्रकार की अर्थव्यवस्था दी उस समय, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना के वर्तमान स्वरूप को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि ब्रिटिश सरकार से हमें किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्राप्त हुई। तो जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तब उस समय हमारे देश का औद्योगिक प्रगति मतलब बहुत कम थी, विकास बहुत कम था। हमारी पूरी जनसंख्या कृषि पर आधारित थी, खेती पर आधारित थी। तो उसमें हम देखेंगे, पहला है औपनिवेशिक शासन का तहत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास हुआ। कर औपनिवेशिक शासन मतलब अंग्रेजों के शासन के समय हमारा आर्थिक विकास बहुत पिछड़ा हुआ था, बहुत निम्न स्तर का था। जो पहला था, भारत ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल और कृषि उत्पादों का निर्यातक देश था। उस समय भारत केवल इंग्लैंड के लिए कच्चे माल का निर्यात करता था। कच्चा माल में आपका जैसे काटन हो गया, नील हो गया, चाय और पटसन, ये सब का निर्यात करता था। और वहाँ फैक्ट्री में बने हुए सामानों को जैसे सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, इन सबों का भारत आयात करता था। दूसरा, भारत ब्रिटिश उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों का आयातक देश था। वही कहे कि भारत जो ब्रिटिश जो वहाँ इंग्लैंड के उद्योगों में जो सामान बनता था उसका आयातक देश था, क्योंकि भारत में जनसंख्या ज़्यादा थी तो बहुत बड़ा एक मार्केट था अंग्रेजों के लिए। तो हमारे यहाँ कच्चा माल ले जाते थे, फिर वहाँ फैक्ट्रियों में बनता था, फिर वही सामान हम लोगों के यहाँ बिकने के लिए आता था। तीसरा, भारत संसाधनों का शोषण, मन भारत के संसाधनों का वो सब शोषण करते थे। भारतीय संपत्ति का निवास इंग्लैंड की ओर था, और जो हमारे यहाँ की पूंजी थी वो सब उसका निवेश इंग्लैंड में होता था। मतलब ये उद्योग धंधे हमारे यहाँ नहीं बैठाते थे कि हमारे यहाँ कच्चा माल लें और हमारे ही फैक्ट्रियों में यहीं पर बने, क्योंकि यहाँ उद्योग बैठता तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता, हमारी पूंजी हमारे देश में रहती। तो ऐसा नहीं करते थे, वो फैक्ट्री वहाँ इंग्लैंड में बैठाते थे, हमारे यहाँ से कच्चा माल केवल ले जाते थे। तो भारतीय संपत्ति का निवास इंग्लैंड के ओर हुआ। तो जब सारे उद्योग धंधे थे वहाँ बैठते थे इंग्लैंड में, तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता था। फिर हमारा ही कच्चा माल वहाँ के फैक्ट्रियों में बनता था, फिर हमारे देश में बिकने के लिए आता था। तो चूँकि वहाँ फैक्ट्री में जो उद्योगों में जो सामान बनता था, जैसे मान लें जो कपड़ा फैक्ट्री है वहाँ बैठ गई, तो वहाँ से जो साड़ियाँ बनेगी या जो कपड़ा बनेगा वो उसमें बहुत कम समय लगता था, तो उसका लागत कम आता था। हमारे यहाँ जो बुनकर थे, जो हथकरघा देखे, जो हाथ से साड़ियाँ बनाते थे, अभी हमारे यहाँ बनारस की साड़ियाँ बहुत महंगी होती है, 5,000, 6,000, 10,000, 20,000 की साड़ियाँ होती थी। तो इसे पर हाथ से बनी हुई साड़ियों में श्रम ज़्यादा लगता था, समय ज़्यादा लगता था, तो फिर उनका लागत महंगा हो जाता था। तो इंग्लैंड की बनी हुई साड़ियाँ जब हमारे देश में सस्ती मिलती थी तो लोग उन्हीं साड़ियों को खरीदते थे, हमारे यहाँ बने हुए सामान को नहीं खरीदते थे। जैसे हमारे यहाँ के जो कुटीर उद्योग थे, यादगार का उद्योग, वो धीरे धीरे वो बंद होने लगे और लोगों के सामने बेरोजगारी पैदा हो गई। और दूसरा है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र की स्थिति उस समय क्या थी? तो भारत, हमने बताया कि उस समय भी भारत कृषि प्रधान देश था। हमारे देश की 85% जनसंख्या कृषि पर आधारित थी। और जो भू व्यवस्था थी हमारे यहाँ की,
जमीन की व्यवस्था थी वो 3 भागों में बटी हुई थी। पहला था रैयतवाड़ी प्रथा, दूसरा था महालवाड़ी प्रथा, तीसरा था जमींदारी प्रथा। तो रैयतवाड़ी प्रथा में था पूरी जमीन का मालिक सरकार होती थी, उसका मालिकाना हक सरकार के पास होता था। लेकिन व्यवहार में जो रैयत होते थे वो भूमि को अपने भूमि का वही स्वामी होते थे, छोटे छोटे टुकड़ों में भूमि पर खेती करते थे और उसका लगान सरकार को देते थे। यानी रैयत और सरकार के बीच कोई बीच में बिचौलिया नहीं था। और वो चाहते थे तो भूमि को दूसरे को पट्टे पर भी दे सकते थे, बेच भी सकते थे। दूसरा ये व्यवस्था मद्रास में थी, मद्रास में लागू थी। दूसरा महालवाड़ी प्रथा। महालवाड़ी प्रथा में था कि जमीन पर संयुक्त रूप से लोग खेती करते थे, किसान, और संयुक्त रूप से करते थे, फिर अलग अलग भी करते थे। लेकिन जब वो मालगुजारी लगान देने की व्यवस्था थी तो संयुक्त भूमि के संयुक्त रूप से ही उनकी जिम्मेदारी होती थी उसको देने के लिए। यानी जो लोग जमीन पर अपना काम करते थे, खेती करते थे, फिर जितने भाग पर खेती थे उसके अनुपात में उनको लगान बांट दिया जाता था। तीसरा था जमींदारी प्रथा। ये महालवाड़ी प्रथा आगरा और अवध में थी। जमींदारी प्रथा में ये होता था कि मान लीजिए एक गांव का है तो गांव का पूरा एक गांव का एक मान लीजिए एक जमींदार होता था और उस गांव के लोग जमीन पर खेती करते थे। फिर खेती करके फिर लगान वो जमींदार को देते थे और जमींदार उसको ले जाके सरकार के पास जमा करता था। लेकिन इसमें ये होता था कि मान लीजिए जमींदार को लगान वो बढ़ा कर लेता था जमा। जैसे मान लो वहाँ 10 रुपया जमा करना है तो किसान से वो 20 रुपया 30 रुपया लेता था, और फिर वहाँ 10 रुपया जमा करता, 20 रुपया अपने पास रख लेता था। फिर ये प्रथा थी बंगाल में। और औद्योगिक क्षेत्र, उस समय औद्योगिक क्षेत्र का विकास कम हुआ था क्योंकि जो अंग्रेजों ने जो भी औद्योगिक क्षेत्र का विकास वो इंग्लैंड में किया, फैक्ट्रियाँ वहाँ बैठाया और हमारे यहाँ नहीं बैठाया। लेकिन फिर भी सन 1907 में जमशेदपुर टाटा ने टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना जमशेदपुर में किया। जमशेदपुर झारखंड में, पहले बिहार में था, अब झारखंड में है। तो यही पहले आधारभूत उद्योग की स्थापना सन 1907 में टाटा ने वो जमशेदपुर में किया। उसके बाद फिर सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई वहाँ महाराष्ट्र और गुजरात में। फिर पटसन उद्योग की स्थापना हुई इसमें बंगाल में, तो बांग्लादेश इसी में था। बंगाल में पटसन मतलब होता है सूती, जो पटसन जो सूती बोरा बनता है ये इसको पटसन कहते हैं, इसका उद्योग बता। फिर द्वितीय विश्व युद्ध, जब द्वितीय विश्व युद्ध 1938 से 1945 चला, प्रथम विश्व युद्ध 1934 से 1918 चला। तो 1938 से 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिर हमारे यहाँ चीनी उद्योग की स्थापना हुई, कागज उद्योग की स्थापना हुई और सीमेंट उद्योग की स्थापना हुई। तो इस पर हम देखते थे, हमने ऊपर देखा कि जो कच्चा माल जो भारत था वो कच्चा माल का क्या था, तो निर्यातक था और ऊनी और रेशमी वस्तुओं का आयातक था। तो भारत का ज़्यादा व्यापार इंग्लैंड के साथ होता था। अब चौथा विदेशी व्यापार। तो विदेशी व्यापार ने बताया कि भारत का जो भी विदेशी व्यापार था सबसे ज़्यादा इंग्लैंड के साथ था। 50% निर्यात हम इंग्लैंड को करते थे और उसके बाद हमारा व्यापार चीन, श्रीलंका, ईरान के साथ भी होता था। लेकिन फिर भी हम निर्यात ज़्यादा करते थे, आयात कम करते थे, तो हमारा भुगतान संतुलन हमारे फेवर में था। यानी हमारा जो एक्सपोर्ट था वो ज़्यादा था, इंपोर्ट कम था, तो भुगतान संतुलन की स्थिति ठीक थी। लेकिन जब निर्यात ज़्यादा होता है, आयात कम होता है, तो भुगतान संतुलन फेवरेबल माना जाता है, क्योंकि हम वस्तुओं को ज़्यादा बेच रहे हैं, खरीद कम रहे हैं, इसलिए हमको विदेशी पूंजी ज़्यादा मिल रही है। और जनांकीय परिस्थिति मतलब भारत में पहली बार जो जनगणना हुई वो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। लेकिन इसको सरकारी जनगणना नहीं माना गया,
सरकारी जनगणना हुई 1881 में, और उसके बाद हर 10 साल पर जनगणना होती थी। 1881, 1891, उसके बाद 1901, ऐसे हर 10-10 साल में जनगणना होनी शुरू हो गई। तो 1951 की जनगणना जो हुई, 1947 में हमारा भारत स्वतंत्र हुआ। उसके बाद पहली बार जनगणना 1951 में हुई। 1951 में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी, साक्षरता दर 16% थी, जिसमें महिला साक्षरता दर 7% था और पुरुष साक्षरता दर 9%। शिशु मृत्यु दर जो थी वो 218 थी प्रति हजार पर, यानी उस समय शिशु मृत्यु दर ज़्यादा थी। 1000 बच्चे पैदा होते थे, 218 मर जाते थे। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम थी, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत कम थी, हॉस्पिटल नहीं थे, कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं थी तो भी इन्हीं गिने लोगों के पास तक ही पहुँच पाती थी। शिक्षा व्यवस्था भी बहुत निचले स्तर पर थी। तो अगला है व्यवसायिक संरचना। औपनिवेशिक शासनकाल में कार्यरत जनसंख्या का 70 से 75% कृषि पर रही, कृषि क्षेत्र पर भी आधारित थी। 10% विनिर्माण क्षेत्र में थी और 15 से 20% लोग सेवा क्षेत्र में, सेवा मतलब बैंकिंग, डाक, यानी नौकरी में थे, संलग्न था। मद्रास, मुंबई और बंगाल में जो था वहाँ पर कृषि क्षेत्र में निर्भरता थोड़ा कम हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर कुछ फैक्ट्रियाँ बैठी थी, वहाँ रोजगार में लोग लगे हुए थे, तो कृषि क्षेत्र पर निर्भरता कुछ कम हो रही थी। लेकिन उसी समय पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा में कृषि क्षेत्र पर निर्भरता बढ़ रही थी। अगला आधारिक संरचना। औपनिवेशिक शासन काल के दौरान देश में रेलों, पत्तनों, जल परिवहन, डाक टार आदि आधारिक संरचना का विकास हुआ। औपनिवेशिक शासन में रेल, पत्तन, बंदरगाह, जल परिवहन, समुद्री जहाज और डाक तार, डाक मतलब पोस्ट ऑफिस और तार मतलब टेलीफोन, इन सबों में कुछ विकास हुआ। लेकिन इसका फायदा आम जनमानस को या जनसाधारण को नहीं मिला। इसका फायदा वो अंग्रेज अपने लिए करते थे। रेल लाइन बिछाए तो रेल लाइन से माल, उनको मेन उद्देश्य रेल लाइन से माल को बॉम्बे बंदरगाह तक पहुंचाना, और टेलीफोन की व्यवस्था भी वो अपने लिए ही करते थे, सूचना आदान प्रदान करने के लिए। तो जल परिवहन, समुद्री मार्ग से ही उनका व्यापार भारत से इंग्लैंड को होता था। पहले तो व्यापार भारत से जो इंग्लैंड में होता था बहुत घूम कर जाता था साउथ अफ्रीका होते हुए, लेकिन जब स्वेज नहर बन गई तो दूरी बहुत कम हो गई, तो व्यापार भारत से इंग्लैंड के व्यापार बहुत सुगम हो गया। तो जो विकास किए तो वो अपने फायदे के लिए किए थे, उससे हमारे भारत की जनता को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। तो ये पहला चैप्टर यहाँ पर समाप्त हुआ। धन्यवाद।